देखो, इसमें दो चीजें हैं। एक है थियोरटिकली हाउ इट इज पॉसिबल, कि ये कैसे पॉसिबल है कि एमनेशिया क्रिएट किया जा सकता है। और दूसरी बात ऐसी है कि सनातन संस्था, हिंदू जन जागरण समिति, इन लोगों ने इसका उपयोग किया होगा कि नहीं होगा। ये दो स्वतंत्र बातें हैं। पहले मैं पॉसिबल क्या है इतना आपके सामने रखूंगा। ये डॉक्टर जे बी आठवले, इनके साथ में मेरा संबंध कैसा आया, क्या आया, ये बाद में बात करेंगे ही। ये एक एक्सपर्ट हिप्नोथेरापिस्ट है। जो बातें मैं जानता हूं वो भी जानते हैं। अब हिप्नोथेरेपी का मैंने गहन अध्ययन किया, क्योंकि मुझे डॉक्टर लोगों को सिखाना था। काफ़ी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स मेरे वर्कशॉप्स में, जिसमें सी कोर्स में बहुत विस्तार से ये बातें लोगों के सामने समझाई जाती है, सिखाई जाती है, मेरे वर्कशॉप में आए हैं, तो मुझे बहुत ही अपडेटेड इस विषय के बारे में रहना पड़ा। अब ये आम बात है, जिसको सम्मोहन के बारे में ऊपरा ऊपरी बहुत कम मालूम है, थोड़ा सा ऊपरी ऊपरी मालूम है, डेप्थ में कुछ जानकारी नहीं है, वो भी आदमी को इस बारे में जानकारी होती है एमनेशिया कैसे क्रिएट करना। ये प्रयोग स्टेज प्रोग्राम में किए जाते हैं, सम्मोहन के जो स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं उसमें किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग डीप ट्रांस में गए हैं, उस एक आधे व्यक्ति को कहा जाता है कि इस हॉल में एक भी चश्मे वाला व्यक्ति बैठा नहीं है। एक भी चश्मे वाला व्यक्ति बैठा नहीं है। आपको क्या करना है? आपको जाना है और हॉल में जो भी लोग बैठे हैं उन सबको चॉकलेट्स बांटने हैं। वो जाता है, सबको चॉकलेट्स बांटता है, लेकिन जिन जिन लोगों ने चश्मा पहना है उनको चॉकलेट नहीं देता है। उसको बाद में अगर पूछा गया कि आपने सबको चॉकलेट बांटे, तो वो कहता है कि हाँ, सबको मैंने चॉकलेट दिए। कोई बचा होगा तो उसको चॉकलेट जाकर दो। अब जिन लोगों ने चश्मा पहना है उनमें से अगर कोई व्यक्ति चश्मा निकाल कर रखता है, तो उसके ध्यान में आता है कि इस व्यक्ति को मैंने चॉकलेट नहीं दिया, उसको जाकर चॉकलेट देता है। लेकिन जिन लोगों ने चश्मा पहना है, उन लोगों को वो चॉकलेट नहीं देता है और कहता है कि अब सबको मैंने चॉकलेट बांट दी है। अब ये प्रोसेस कैसे काम करती है? जब वो हॉल में व्यक्ति को देखना शुरू करता है, तो जिसने चश्मा पहना है उसको पहले देखता है और फिर मैंने देखा नहीं ऐसा मानता है और उसको छोड़कर आगे चला जाता है। उसको फिर देखता नहीं, उसको सुनता नहीं। उस व्यक्ति ने आवाज दिया तो भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो आवाज उसको सुनाई नहीं देगी। तो इस ढंग से हमारी इंद्रियां काम करती है। ये एक प्रयोग हो गया। दूसरा, डायरेक्ट एमनेशिया का प्रयोग हमेशा मैं करते गया हूं, क्योंकि मेरा थियोरेटिकल नॉलेज जो भी मैं पढ़कर प्राप्त करता था उसके बार बार प्रयोग करता था। शुरुआत के दिनों में हमारे अंधश्रद्धा निर्मूलन के जो भी शिविर होते थे, वर्कशॉप्स होते थे, हर वर्कशॉप में ये स्टेज प्रोग्राम में करता था, क्योंकि इसके जरिए अंधविश्वास के क्षेत्र की काफी चीजें लोगों को अच्छे ढंग से समझाई जा सकती है। जैसे भूत शरीर में आने के बाद में ये पोजीशन क्या होता है, लोग अलग ढंग से कैसा व्यवहार कर सकते हैं, ये समझाने के लिए उसका उपयोग होता था। काफी चीजें समझाने के लिए उसका उपयोग होता था, इसलिए हम उसका बार बार उपयोग करते थे। एक प्रयोग मैं हमेशा करता था। जो भी डीप ट्रांस में लोग गए हैं उनको कहता था, तब हेमा मालिनी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थी, इसलिए हेमा मालिनी का नाम, किसी का भी एक कोडवर्ड करके नाम लेने का, कि मैं जब कहूंगा हेमा मालिनी तो तुम जहां भी हो वहां से उठोगे, तुम्हारे इर्द गिर्द जहां भी कोई चेयर होगी उसके ऊपर चढ़ोगे, वहां से नीचे कूदोगे, फिर एक गिरकी मारोगे, यानी अपने इर्द गिर्द घूमने का, खुद ही गोल घूमने का, और बाद में अपनी जगह जाकर बैठोगे। अपनी जगह पर जाकर बैठने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि आप अपनी जगह से उठे, चेयर पर चढ़े, वहां से कूदे, एक अपने आप गोल गिरकी आपने मारी, और उसके बाद में आप अपनी जगह पर आकर बैठे। ये आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा। आपने क्यों ऐसा किया, क्यों, क्या कोडवर्ड सुनकर आपने ऐसा किया, ये भी आपको याद में नहीं रहेगा। अब ये शिविर पहले दूसरे दिन में हो जाता था, 7 दिन का वर्कशॉप रहता था। बाकी जो पार्टिसिपेंट्स रहते थे, जो डीप ट्रांस में नहीं गए हैं, वो मुझे बार बार आग्रह करते थे, सर हेमा मालिनी बोलिए, हेमा मालिनी बोलिए। और मैं जब भी हेमा मालिनी बोलता था, तब ये जो डीप ट्रांस में गए हुए 10-12 लड़के लड़कियां रहते थे, वो उठती थी, जो भी चेयर आसपास होगी उस पर जाकर खड़ी होगी,
उसके बाद में कूदेंगे, एक गिरकी मारेंगे, फिर अपनी जगह पर आकर बैठेंगे। मैं अगर उनको पूछूँ कि आपने क्या किया? कुछ नहीं, मैं तो यहीं बैठा हूँ, मैं तो यहीं बैठी हूँ। सब बाकी लोग ये हँसते थे। जब हम उनको वीडियो रिकॉर्डिंग कर कर बताते थे कि आपने क्या किया, तब उनके ध्यान में आता था, फिर पूछते थे हमने ऐसा किया? लेकिन हमको तो पता ही नहीं चला कि हमने ऐसा किया। मैं याद से ये कोड वर्ड शिविर खत्म होने के पहले इरेज़ कर देता था। यानी कहने का मतलब उनको फिर से सजेशन देकर कहता था कि इसका आपके ऊपर अभी आगे चलकर कोई परिणाम नहीं होगा। तो ये अगर केवल एक स्टेज प्रोग्राम में किया जा सकता है और उसका परिणाम मैं 7-8 7 6-6 7-7 दिन देख चुका हूँ, तो इसको बार-बार अगर प्रोग्राम किया तो परमानेंटली किया जा सकता है। इसको एम्नेशिया क्रिएट करना ऐसे कहते हैं। मर्डर के बारे में भी ये किया जा सकता है। हाँ, मर्डर नहीं करवाया जा सकता है। यानी एखादा व्यक्ति अगर मर्डर करना गलत है ऐसा मानते हैं तो उसके हाथ से मर्डर नहीं करवाया जा सकता। भाई ये तेरे याद में नहीं रहेगा, तू मर्डर कर कर वापिस आ जाएगा और यहां सोएगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एखादी व्यक्ति ऐसा मानती है कि इस धर्मद्रोही व्यक्ति को खत्म करना यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, इससे मुझे मोक्ष प्राप्त होने वाला है, ये धर्म का मैं काम कर रहा हूं, उसको मर्डर ही नहीं मानता, उसको बहुत बड़ा एक क्या बोलेंगे नैतिक कृत्य मानता है। उल्टा वो मानता है कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म कर्तव्य है, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। ऐसे मानने वाले व्यक्ति को अगर इस ढंग से प्रोग्राम किया जाए कि आपको अमुक-अमुक व्यक्ति का जाकर मर्डर करना है, यहाँ से निकलना है, वहाँ पहुँचना है, उसका मर्डर करना है, मर्डर करने के बाद में आपको वापिस आकर यहाँ बैठना है। आपको किसने कहा था मर्डर करने के लिए, ये भी आपको याद नहीं रहेगा। आप यहाँ से वहाँ कैसे गए थे, ये भी याद नहीं रहेगा। आप मर्डर कर कर वापिस आए, ये भी आपको याद नहीं रहेगा। और ये इसको अगर बार-बार प्रोग्राम किया जाता है, तो इस व्यक्ति के बारे में 100% एम्नेशिया क्रिएट किया जा सकता है। कल अगर इस व्यक्ति को पुलिस पकड़ेगी, शायद सीसीटीवी में मिल गया, इसलिए पकड़ लिया। तो इस व्यक्ति को पकड़ने के बाद भी इसको याद नहीं आएगा कि मैंने मर्डर किया है। और कोई भी तरीके से नार्को एनालिसिस करो, कुछ भी करो, क्योंकि नार्को एनालिसिस में आदमी क्या कहता है, जो उसके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हुआ है वो कहता है। यहाँ क्या सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हुआ है, यहाँ सबकॉन्शियस में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ये पूरा का पूरा हिस्सा वहां से एमनेशिया उसका हो चुका है, उसको बिल्कुल उसकी जानकारी नहीं है। तो ये चीज नार्को एनालिसिस में भी नहीं मिलेगी, दूसरी कोई यंत्रणा में नहीं मिलेगी। केवल आपको बाकी प्रूफ्स मिल सकते हैं, अगर वहाँ सीसीटीवी कैमरे है, कोई लोगों ने उसको खुद मर्डर करते हुए देखा है तो मिल सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को उसकी याद नहीं रहेगी। इसको कहते हैं एमनेशिया क्रिएट करना। ये नॉन बात है। जिसका हिप्नोथेरेपी का बहुत इन डेप्थ स्टडी है, उसको हर एक को ये मालूम होता है कि इस ढंग से इसको किया जाता है, क्योंकि हिप्नोथेरेपी में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। डॉक्टर जेबी आठवले एक अच्छे हिप्नोथेरेपिस्ट है। उनके बारे में सनातन से उनका क्या संबंध वगैरह बाकी जानकारी मैं बाद में दूंगा। उनके ही किताब में कुछ ऐसे ढंग की केसेस उन्होंने लिख कर रखी है, जो उन्होंने खुद ट्रीट किए। एक लड़की थी 9 साल की, उसके ऊपर बलात्कार हुआ था। उसके किसी नजदीक के रिश्तेदार ने उसके ऊपर बलात्कार किया। जब वो 17-18 साल की हुई, उसकी शादी हुई। उसके पति और उसके पत्नी के संबंध, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए वो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर जेबी आठवले के पास आए। उन्होंने उस लड़की को ट्रीटमेंट देते वक्त ध्यान में आया कि इसके लिए और ज़्यादा डेप्थ में जाना जरूरी है, तो वो डेप्थ में गए। इसको हम रिग्रेशन कहते हैं। उसके पुरानी स्मृति में जाना। भाई आप अभी 9 साल की आपकी स्मृति है, तो 9 साल की स्मृति जाग जाए, इसको हम रिग्रेशन कहते हैं। इस रिग्रेशन की अवस्था में उस लड़के ने उसके ऊपर इस ढंग का बलात्कार हुआ, यह अनुभव अपने जीवन का बताया डॉक्टर को। डॉक्टर साहब ने लिख के रखा है कि उसके बाद में हमने ये जो स्मृति 90 साल में उसके दिमाग में इम्प्रिंट हो चुका था बलात्कार, इस बलात्कार के कारण उसका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। ये बलात्कार की स्मृति उसके दिमाग में से आगे चलकर प्रोग्राम कर 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 इरेज कर दी।
और उसके बाद में उसके जीवन में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, दोनों का रिलेशन वगैरह ठीक हुआ वगैरह, ये अनुभव लिखा है। ये नॉन फैक्ट है हिप्नोथेरेपी में। इसको बार-बार उपयोग में लाया जाता है। कई हिप्नोथेरेपिस्ट इसका उपयोग करते हैं। ये नई बात नहीं है। मैंने केवल इसका उल्लेख डॉक्टर जेबी आठवले के साथ में किया है, क्योंकि उनमें ये करने की क्षमता है। ये मेरे को आपके ध्यान में ला देना है, इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया है। कोई भी अच्छा हिप्नोथेरेपिस्ट ये करता है, लेकिन अच्छे काम के लिए किया जाता है हिप्नोथेरेपी में। उस व्यक्ति के जीवन की समस्याएँ सॉल्व करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ इस ढंग से एमनेशिया क्रिएट किया जा सकता है, जो हम स्टेज प्रोग्राम में बार-बार लोगों को करते हैं। केवल एक मज़ाक के तौर पर कर बताते आए हैं। ये भी एक बहुत सीरियस तरीके से इसको किया जा सकता है। ये बात जब मैंने डॉक्टर वो ऐसे कर सकते हैं, ये जब कहा, हेमंत जी करकरे को एटीएस के प्रमुख, उनको शॉक लगा था। बाद में उन्होंने जो कन्फर्म करना था कर लिया। फिर मैं महाराष्ट्र के हमारे होम मिनिस्टर आबा पाटिल से, आर पाटिल जिनको कहते हैं, उनसे मिलने गया। मेरी अच्छी मित्रता थी उनसे, हमेशा बहुत अच्छा बर्ताव करते थे वे। लेकिन उन्होंने मेरी बात को बहुत सीरियसली नहीं लिया। उनको लगा कि शायद मैं कुछ तो भी ऐसी बात कर रहा हूँ कि जो सुनने लायक नहीं है। फिर मुझे लगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर को कहना चाहिए कि बहुत सीरियस बात है। अब तक यहाँ तक की बातें हो चुकी है, आगे भी बहुत बातें होगी। यानी मैं केवल एमनेशिया क्रिएट कर सकती है बताने के लिए नहीं जा रहा था। मैं इसलिए जा रहा था कि इन लोगों में प्रोग्राम करने की क्या क्षमता है, कल जाकर ये लोग क्या-क्या कर सकते हैं, ये सब कल्पना देने के लिए मैं गृह मंत्री से मिलना चाहता था, मिला। वो सीरियसली नहीं लेते, इसलिए मेरा बहुत उत्साह नहीं हुआ उनके सामने बात करने का। फिर मैंने अपने चीफ मिनिस्टर हमारे विलासराव जी देशमुख थे, मेरे काफ़ी अच्छे संबंध थे उनके साथ में। बहुत रिस्पेक्टफुली मेरे साथ बर्ताव करते थे वो। उन्होंने समय दिया। मैंने उनसे कहा था कि मुझे अकेले में आपसे बात करनी है, क्योंकि ये बात ऐसी थी, सीरियस थी कि सबके सामने मैं बातचीत नहीं करना चाहता था। उनके साथ में कुछ उनके 2 मित्र बैठे थे वे। मैंने कहा कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मैं अकेला हूँ ऐसा समझकर ही बात कीजिए। मैंने कहा बहुत सीरियस है, मुझे वो जो कुछ गडकरी रंगायतन, भावे नाट्यगृह वगैरह बॉम्ब हुए उसके संदर्भ में आपसे बात करनी है। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहीं बात करो। मेरे ध्यान में आया कि ये सीरियसली नहीं ले रहे हैं। शायद मैं सीरियसनेस क्रिएट करने में असफल हुआ हूँ, या फिर उनकी वृत्ति ही नहीं है कुछ सीरियस बात को समझने की। मैं काफ़ी निराश हो गया, बाहर आ गया और मेरे कुछ पत्रकार मित्रों को मैंने ये बात कही। मेरे सभी पत्रकार मित्रों ने कहा कि तुमको अगर लगता है कि ये बात बहुत सीरियस है और तुम जो हमको कह रहे हो, तो उस पर से हमको भी लगता है कि बहुत सीरियस बात है, तो ये बात आपने शरद जी पवार से करनी चाहिए। अब शरद जी पवार तो महाराष्ट्र में नहीं थे, वो तो सेंट्रल में कृषि मंत्री थे। तो भी मैंने तय किया, क्योंकि शरद पवार जी का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा था हमेशा। पहले पत्रकार कर उनके मेरे साथ में संबंध आए, बाद में एक सामाजिक क्षेत्र का अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कार्यकर्ता करके थोड़े बहुत संबंध आए। हमेशा उनका अच्छा सपोर्ट मिलता रहा। तो मैंने उनकी अपॉइंटमेंट दिल्ली में ली और उनसे मिलने के लिए गया। मैं अभी एक खेतीहर का लड़का हूँ। उनको लगा वो देश के कृषि मंत्री है, तो कुछ खेती का काम लेकर मैं आया होगा। जब मैंने ये बात करनी शुरू की, तो उनको काफ़ी गुस्सा आ गया। शुरुआत में उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि आप खेती के बारे में कुछ बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ आए हो। मैं कृषि मंत्री हूँ देश का। मैं कोई महाराष्ट्र का गृह मंत्री नहीं हूँ और ना ही महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर हूँ। तो आप मेरे साथ कैसी ये बात कर रहे हो? आपको तो ये बात मुख्यमंत्री से करनी चाहिए, आपको तो ये बात गृह मंत्री से करनी चाहिए। अब मेरे को भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, साहब जी, मैं इतनी आपसे अपॉइंटमेंट लेकर आपको मिलने के लिए आया हूँ। मैं तो कभी खुद के काम के लिए तो आता नहीं हूँ। जब भी आपसे मिला हूँ, सार्वजनिक काम के लिए ही मिला हूँ। तो इतनी मेहनत से मैं यहाँ पर आता हूँ, इसका मतलब ये बात बहुत सीरियस होनी चाहिए। और जब मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को मिल सकता हूँ, ऐसी अगर बात होती है और वहीं बात वो खत्म हो जाती है, तो आपके पास आने की ज़रूरत ही मुझे क्या होती? वो लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। शायद वो सीरियसली नहीं ले सकते, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ और महाराष्ट्र मेरे कोई अकेले का नहीं है, आपका भी है। अगर आपको सीरियसली लगता है, तो मैंने ये सब आपके सामने रख देता हूँ। आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो फेंक दीजिए। अब शरद पवार जी के साथ में ऐसा कोई बर्ताव नहीं करता। मेरा एटीट्यूड ऐसा रहा है कि मैं तो सार्वजनिक काम के लिए आया हूँ।
मदद मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझे व्यक्तिगत तो कुछ जीवन में प्राप्त करना नहीं है। तो काफ़ी हम निराश हो चुके थे कि इतने दूर आए, ख़ास कर कर हमको एरोप्लेन कर कर आना पड़ा। मेरे साथ मेरा एक साथी था अशोक घाटे। हम संगठन का पैसा कभी इस काम में इस ढंग से खर्च नहीं करते थे, लेकिन अपॉइंटमेंट अगर पकड़नी है तो एरोप्लेन से जाने के अलावा दूसरा कोई पर्याय नहीं था। और काफ़ी पैसे, क्योंकि वक्त पर टिकट निकालने के कारण आने जाने का काफ़ी पैसे हमको देने पड़े। तो इसलिए भी थोड़ा सा दुख था मन में कि संगठन का इतना पैसा बर्बाद मैं कर रहा हूँ और निकल कुछ नहीं रहा है। लेकिन हमारी जो बातचीत हुई उसके कारण शायद शरद पवार जी ने बहुत सीरियस ले लिया। शाम के पहले ही उसके रिपोर्ट्स मुझे मिल गए, क्योंकि जब हेमंत करकरे जी से मेरी बात हो रही थी तब मैंने उनसे पूछा था कि आपको इसके लिए ये सब, अभी आप हिंदू संगठन के लोगों को अभी ढूंढ रहे हो, एक एक को निकाल रहे हो, तो इसके लिए आपको, और ये जो मैंने सब बातें कही कि ये लोग इस ढंग से ब्रेन वॉश करते हैं और यही नहीं रुकने वाले, आगे आगे चलकर बहुत कुछ करने वाले हैं, तो इन सब बातों के लिए आपको पॉलिटिकल बैकिंग की जरूरत है क्या? ऐसा ये सवाल मैंने उनसे पूछा था। तब उन्होंने कहा था कि आप तो जानते हो मैं बहुत प्रोफेशनल अधिकारी हूं, मैं अपना काम तो अपने तरीके से बहुत अच्छे ढंग से करता हूं, किसी का कोई प्रेशर नहीं लेता हूं। फिर भी एटीएस का चीफ कौन रहेगा यह तय करना तो पॉलिटिकली काम है। इसलिए हमेशा पॉलिटिकल अगर बैकिंग होता है तो अच्छा ही होता है, तो अच्छे ढंग से हम काम कर सकते हैं। तो मैं उसके उनकी बात को समझ गया था। और फिर ये बात मैंने फिर डीजी को समय मांगा, जो हमारे पुलिस के चीफ होते हैं पूरे महाराष्ट्र के। उनको बार-बार मैं समय माँग रहा हूँ, उनकी मेरी पहले कोई पहचान नहीं थी, इसलिए शायद वो समय नहीं दे रहे थे। और फिर मैंने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से क्या बातचीत हुई आपसे तो मैंने कहा ही है। तो उसके बाद में शरद पवार जी ने इतना सीरियसली लिया कि शाम को मेरे को फ़ोन आने लग गए हमारे डीजी के, एमएन रॉय के। "ओ मानव साहब आप कहाँ पर हो? शरद पवार जी का मेरे को फ़ोन आया था, आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। क्या दिल्ली में आऊँ क्या?" बोला, "नहीं साहब, आज ही रात को हम वापिस आ रहे हैं, हम मिलेंगे, बम्बई में ही मिलेंगे।" तो जो व्यक्ति मुझे 3 महीने से अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा था, वो व्यक्ति दिल्ली आकर मिलने के लिए तैयार। इतना शरद पवार जी ने उसको सीरियसली ले लिया था। फिर मेरे एक पत्रकार मित्र ज्ञानेश्वर महाराव, ये आबा के पास बैठे थे, आर.आर. पाटिल के पास बैठे थे, तभी शरद पवार जी का उनको फ़ोन आया था। आबा बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे। वो कहने लग गए महाराव को कि मानव साहब जो अगर शरद पवार जी को मिलने के लिए जाने वाले थे, तो मेरे को क्यों नहीं कहा? एकदम डायरेक्टली कैसे क्या गृह मंत्रालय का कुछ बात लेकर वहाँ तक पहुँच गए। साहब ने मुझे ऐसा कहा, वैसा कहा। तब मेरे ध्यान में आया कि बात को बहुत सीरियसली लिया गया। उसके बाद में फिर मैं गृह मंत्री से मिला महाराष्ट्र के, हमारे आर.आर. पाटिल से। उन्होंने बहुत सीरियसली बात मेरी सुनी। मैंने जो कुछ बातें शरद पवार जी को लिख कर दी थी, उन्होंने फिर से मुझे इंग्लिश में लिख कर वो सब बातें माँगी। मैंने एक पत्र उनके नाम से लिख कर दिया। आगे चलकर मुझे पता चला कि सेंट्रल के गृह मंत्रालय में भी उस पत्र को पहुँचाया गया है और बाकी आवश्यक है उन लीडर्स के पास भी पहुँचाया गया है। उसके बाद कुछ दिनों बाद मालेगांव बॉम्ब स्फोट में कुछ हिंदुत्ववादी संगठन के लोग पकड़े गए। उन लोगों को पकड़ने के बाद में हालांकि उसी बॉम्ब स्फोट के लिए मुस्लिम अतिरेकी कर कुछ लड़के पहले पकड़े गए थे, और उसी बॉम्ब स्फोट के लिए अभी हेमंत करकरे जी के इन्वेस्टिगेशन में ध्यान में आया है कि इनकी लिंक तो हिंदू संगठन के कुछ लोगों के साथ में है। प्रज्ञा सिंह वगैरह वगैरह उसमें थी। मैंने पहले ही कहा था कि नार्को एनालिसिस ये लिख कर दिया है मैंने सब, ये एमनेशिया कैसा क्रिएट होता है, नार्को एनालिसिस में भी आपको कोई बात उसमें नहीं मिलेगी। नार्को एनालिसिस प्रज्ञा सिंह की 2 बार की गई। 2 बार नार्को एनालिसिस करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। वो कमिटी नहीं कर रही थी कुछ बात। उसके बाद में शरद पवार जी का जाहिर स्टेटमेंट आया। पहले आया एटीएस प्रमुख हेमंत जी करकरे का। उनका स्टेटमेंट ये था कि प्रज्ञा सिंह के नार्को एनालिसिस में 2 नार्को एनालिसिस होने के बाद में भी कुछ नहीं मिला। इस बारे में हमको कोई अचरज नहीं लगा। परिस्थिति जन्य जो प्रूफ्स है वो बहुत ही सटीक और बहुत एक्यूरेट है, इसलिए हमने उसको पकड़ा है और अंदर डाला है। लेकिन वो इस बारे में कोई जानकारी नहीं देती है या फिर इस बारे में कुछ बोलती नहीं है। इसके पीछे का कारण शायद उसके दिमाग में उन्होंने एमनेशिया नहीं कहा था, इरेज किया गया है, उसकी मेमोरी इरेज की गई है।
मैंने कभी इरेज शब्द का उपयोग नहीं किया, एमनेशिया का उपयोग किया। हेमंत जी करकरे ने इरेज का उपयोग किया। शायद एमनेशिया ये शब्द लोगों को समझता नहीं है, इसलिए इरेज करना आसानी से समझ में आता है, इसलिए ये शब्द उन्होंने उपयोग में लाया होगा। बाद में शरद पवार जी का जो स्टेटमेंट आया था वो भी इसी तरीका का था कि प्रज्ञा सिंह नार्को एनालिसिस में कुछ भी मिला नहीं, इसके पीछे का कारण मेडिटेशन के जरिए उसका ब्रेन वॉशिंग इस ढंग से किया गया है कि उसके मेमोरी, उसकी जो इस चीज के बारे में की जो मेमोरी थी वो इरेज की गई होगी और इस कारण नहीं मिला। शरद पवार जी के स्टेटमेंट को जवाब देने के लिए हमारे बहुत बड़े भारत के रामदेव बाबा जी ने ऐसा कहा कि शरद पवार जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति है, लेकिन इन्होंने जो स्टेटमेंट कहा है कि मेडिटेशन के जरिए इस ढंग से मेमोरी इरेज की जा सकती है, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। उल्टा मेडिटेशन में सबका सब बाहर आता है। अब रामदेव बाबा का ज्ञान जितना होगा उसके आधार पर वो बोलेंगे, उसके बारे में मैं क्या कहूँ। ये नोन फैक्ट है, मेडिटेशन में और सम्मोहन में कोई अंतर नहीं है। इस प्रक्रिया में जब सजेशन दिए जाते हैं उसी को सम्मोहन कहते हैं, अगर उसमें सजेशन नहीं दिए जाते तो उसको मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन की हर एक प्रक्रिया सम्मोहन में उपयोग में लाई जाती है, इसलिए और सम्मोहन में जो किया जा सकता है वो सभी मेडिटेशन में सजेशन के जरिए किया जा सकता है, लेकिन ये ज्ञान उनको होना संभव नहीं है, इसलिए उनका ये जो मत था वो था, लेकिन इस ढंग से ये मेमोरी इरेज की जा सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। अब सवाल यह है कि इसका उपयोग सनातन संस्था और हिंदू जनजागरण समिति ने किया क्या? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।